अस्सलाम वालेकुम क्लास। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 14। आज के लेक्चर में हम कुछ जनरल टर्म्स और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस का एक टॉपिक है जो हमारे पास इसी फर्स्ट एक्सरसाइज में आता है। ये स्टार्ट में मैंने इसलिए भी आपको नहीं करवाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपको पहले बाकी ऑपरेशंस क्लियर हो जाएं और उसके बाद दूसरी बात ये कि इससे जो है ना DID के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्योंकि अब तक क्लियर हो चुके हैं बिट वाइज, तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आपको आज का लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बिट हमारे पास क्या है आपको वैसे भी पता है। बिट इज़ अ सिंबल विद टू पॉसिबल वैल्यूज़ नेमली 0 and 1। बिट हमारे पास एक हम कह सकते हैं वैल्यू है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या वो वैल्यू 0 होगी या वो वैल्यू 1 होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, हमने अपने डिस्क्रीट वैल्यूज़ को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के वैल्यूज़ और ऑपरेशंस को कंबाइन हम कर रहे हैं बिट के साथ। अभी तक हम ट्रू और फॉल्स पढ़ रहे थे, अब हम ट्रू और फॉल्स को बिट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो ट्रू और फॉल्स अपनी किस शेप में हमें नज़र आएंगे, हमने ये देखना है। सबसे पहले तो जहाँ पे भी ट्रू होगा, ट्रू की बिट वाइज वैल्यू हमारे पास 1 है और फॉल्स की बिट वाइज वैल्यू हमारे पास 0 है। सही है। जहाँ पे आपने अभी तक जितने ट्रूथ टेबल्स पढ़े हैं, जहाँ जहाँ पे ट्रू था उसका मीन क्या है, वो 1 वैल्यू है। जहाँ जहाँ फॉल्स है, अगर आपको वो टेबल दिया जाए और कहा जाता है कि आपने इसे कन्वर्ट करना है बिट फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, उस टेबल को लेके उसमें सिंपली चेंजेस करनी है, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर देना है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने नेगेशन का टेबल यूज़ किया है। यहाँ पे देखें P में हमने नेगेशन में P का टेबल अगर आप देखें आपके पास बना हुआ होगा, तो P में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ थी, ट्रू और फॉल्स, और नेगेशन ऑफ P में फॉल्स और ट्रू आंसर आता था। यहाँ पे उसी टेबल को मैंने कैरी किया है, लेकिन मैंने ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट किया है। आप लोगों के लिए यहीं पे एक छोटी सी असाइनमेंट है कि हमने पीछे कंजंक्शन पढ़ी है, डिस्जंक्शन, एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्शन, कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। ये 5 ट्रूथ टेबल्स आपने बिट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाने हैं। सही है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी नेगेशन का टेबल कन्वर्ट करके दिखाया है, उसी तरह से आपने वो टेबल लेना है, उसमें ट्रू को 1 और फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। एक हमारे पास वैल्यू क्या है, बिट है, और कम्बिनेशन ऑफ बिट्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, स्ट्रिंग कहलाती हैं। अब बिट स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर बिट्स। जैसे हम कहते हैं ना 1 0 0 0 1 0 1, ये क्या था, ये एक हमारे पास स्ट्रिंग थी, बिट स्ट्रिंग थी या स्ट्रिंग ऑफ बिट्स थी। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज द नंबर ऑफ बिट्स इन दिस स्ट्रिंग। हमने अगर फाइंड आउट करना है ना कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, सिंपली आप काउंट कर लेंगे कि उस वैल्यू के अंदर कितने डिजिट्स आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी हुई है, हमने फाइंड आउट करना है ये है क्या। पहले तो एक बिट होती तो वो तो बिट होती, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ बिट है तो ये बिट नहीं कहेंगे, हम इसे स्ट्रिंग कहेंगे। अब हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, तो हम काउंट कर लेंगे कि कितनी बिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
9 बिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, 9 है या 9 बिट्स है। अब इन्हीं बिट स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए हम अपने उन्हीं ऑपरेशंस को, कौन से ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, कंजक्शन, डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूसिव डिस्टिंक्शन, उन ऑपरेशंस को अपनी बिट स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो हमने सिर्फ सिंपली बिट पे अप्लाई करके देखा ना, 0 है तो निगेशन में 1 हो गया, 1 है तो निगेशन में 0 हो गया, 0 0 है तो कंजक्शन में 0 रहेगा, 0 0 है तो डिस्टिंक्शन में 0 रहेगा। तो वो तो हमारे पास सिंपली एक एक बिट थी। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि बिट वाइज अगर हमारे पास पूरी पूरी स्ट्रिंग मौजूद हो तो हम किस तरह से उनके ऊपर और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज़ ली हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बिट वाइज और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने यहाँ पे अपने माइंड में वही इनका ट्रूथ टेबल याद रखना है। रिवाइज भी करवा देती हूँ। जो हमारे पास और का टेबल था, और के टेबल में हमारे पास वैल्यू 1 0, वैल्यू 2 0 तो आंसर 0, वैल्यू 1 0, वैल्यू 2 अगर हमारे पास 1 है तो आंसर 1। थर्ड कंडीशन, वैल्यू 1 हमारे पास 1 है, वैल्यू 2 हमारे पास 0 है तो आंसर 1। और अगर वैल्यू 1 भी हमारे पास 1 है, वैल्यू 2 भी हमारे पास 1 है तो आंसर क्या होगा, 1। आपने यही चीज़ देखनी है। अब इसमें ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, इस तरह से आपने हर एक वैल्यू को देखते जाना है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर बनाते जाना है। उस टेबल में आप देखें हमारे पास एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, और यूज़ क्या कर रहे हैं, और ऑपरेशन को। और ऑपरेशन में एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर ट्रू होता है। तो यहाँ पे यानी एक भी, दोनों आपके पास वैल्यूज़ में से एक भी 1 आ जाएगा तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे देखें 1 है, आंसर 1 आया। यहाँ पे 1 मिल गया हमें, आंसर 1 आया। दोनों 1 है, आंसर 1 आया। यहाँ पे 1 है, आंसर 1 आया। दोनों 1, आंसर 1 आया। ये भी 1। ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं कि दोनों 0 हैं तो इनका आंसर 0 आएगा। आगे भी हमारे पास यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है तो आंसर हमारे पास 1 1 1 आए। क्लियर है। अब हम इन्हीं 2 वैल्यूज़ को, यही वैल्यू 1, यही वैल्यू 2 को लेते हुए हमने एंड को यहाँ पे बनाया है। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर फॉल्स होता है। सही है। एक भी फॉल्स आने पे आंसर हमारा ओवरऑल फॉल्स बन जाता है। यहाँ पे देखें 0 तो आंसर 0 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 0 तो आंसर 0 बन जाएगा। ये दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो आंसर इसका ट्रू आएगा। फिर यहाँ पे एक फॉल्स आ गया तो ओवरऑल में फॉल्स होगा। ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू होगा। फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आया, और यहाँ पे भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स आया। अब एक्सक्लूसिव और में हमारे पास वैल्यूज़ जब सेम होती थी, यानी दोनों ट्रू हैं तो आंसर आपके पास फॉल्स, और जो दोनों अगर फॉल्स हैं तो आंसर हमारे पास फॉल्स। लेकिन अगर हमारे पास उनमें से कोई एक है ट्रू
और एक है फॉल्स, तो तब हमारे पास क्या होता था, आंसर ट्रू आता था। इसमें सिंपली भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव और एज अ माइनस वर्क करता है। जैसे 1 - 1 0 होता है और 0 - 0 0 होता है, लेकिन 0 - 1 1, 1 - 0 1। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और कहीं ना कहीं एज अ माइनस वर्क करता है। तो यहाँ पे अब हम एक्सक्लूसिव और को देख के अपनी वैल्यूज़ को देखेंगे कि उनका आंसर एक्सक्लूसिव और में क्या आता है। 0 और 1 1 आएगा, 1 और 0 वैल्यूज़ हमारे पास दोनों डिफर हैं तो 1 आएगा, 1 और 1 वैल्यू सेम तो 0। यहाँ पे फिर चेंज तो 1, सेम तो 0, चेंज तो 1, यहाँ पे फिर सेम है तो 0, यहाँ पे भी सेम है तो 0। जहाँ जहाँ पे चेंज थी 1 आया, जहाँ जहाँ पे सेम थी तो 0 आया। जहाँ जहाँ पे सेम थी वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ पे सेम थी वहाँ पे 0 आया, और जहाँ जहाँ पे चेंज थी वहाँ पे 1 आया। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इन तीनों को यूज़ किया। इसी तरह से आप भी कोई एग्जाम्पल लेके उसके ऊपर एंड और एक्सक्लूसिव और फंक्शन को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रोज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अभी आपने देखा नेगेशन के टेबल में हमारे पास कितनी रोज होती हैं, सिर्फ 2। जहाँ पे हम पी और क्यू की वैल्यूज़ को ले रहे होते हैं, वहाँ पे उस टेबल में हमारे पास कितनी रोज बनती हैं, 4। जहाँ पे पी क्यू और आर हमारे पास आ रहा होता है, वहाँ पे कितनी रोज बनती हैं, 8। तो कैसे पता चलेगा कि किस टेबल में कितनी रोज बनानी है? थ्रू 2 पावर n फार्मूला, और इसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। यहीं से अगर आप देखें ना, निगेशन वाले टेबल में सिर्फ हम p को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कितने वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल है। 2 पावर 1 लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। उसमें कितनी रोज होती थी, 2 होती थी। पी और क्यू वाले टेबल में कितने वेरिएबल होते थे, 2। 2 पावर 2 आंसर क्या आएगा, 4। आप देखिए पी और क्यू वाले जहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे, उनके ट्रूथ टेबल में कितनी आपके पास रोज बनी है, 4। तो n की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं रोज को। ये अक्सर ना पेपर में क्वेश्चन भी ऐसे आ जाता है, आपको बोला जाएगा कि अच्छा आपके पास ना फॉर एग्जांपल 7 वेरिएबल्स हैं, तो ट्रूथ टेबल की कितनी रोज बनेगी। अब बजाय इसके आप रफ में टेबल बनाएं, उसमें 7 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम डालें, फिर उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ डालें, फिर काउंट करें कितनी रोज़ आ रही हैं। आप सिंपली क्या करें, 2 पावर 7 करें, जो आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आपका आंसर होगा कि ये इतनी रोज़ बनेगी। आई थिंक 128 उसका आंसर आएगा 2 पावर 7 करने पे। इसी तरह से मैंने एग्जांपल में कितने वेरिएबल्स लिए हैं, 5। तो आप 2 पावर 5 करें तो आंसर आपके पास कितनी रोज़ आएंगी। जब नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 5 हैं तो आंसर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 32 बनेंगी। हाउ मैनी रोज अपीयर इन अ ट्रूथ टेबल फॉर दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन। एक कंपाउंड प्रोपोजिशन यहाँ पे है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी अपीयर होंगी। पहली चीज़ आपने वेरिएबल देखनी है, जो प्रॉपर वेरिएबल्स हैं उनकी निगेशंस को साथ में काउंट नहीं करना, सिर्फ प्रॉपर वेरिएबल्स। एक पी है और दूसरा क्यू है। आगे नेगेशन ऑफ पी के लिए हमें अलग कॉलम की ज़रूरत है, अलग रोज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस पूरी स्टेटमेंट में कितने मेन वेरिएबल्स हैं, पी और क्यू 2, तो इसमें रोज़ कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। एक और है, इसमें वेरिएबल्स काउंट करते हैं, एक पी है, दूसरा टी है
और तीसरा एस है, कितने वेरिएबल्स हुए? 3। 2 पावर 3 लेके आंसर आएगा 8। नेक्स्ट देखते हैं। आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है। आपने ट्रुथ टेबल नहीं बनाना, इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। ये आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। यहाँ पे मैंने कंपाउंड प्रोपोजिशंस लिखी हैं, इनमें वेरिएबल्स काउंट करके आपने बताना होगा। और यहाँ पे मैंने एक वैसे क्वेश्चन दिया है कि अगर एक कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसमें 16 वेरिएबल्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोजिशनल सैटिस्फैबिलिटी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि सेटिस्फाइबिलिटी हमारे पास कौन सी कंडीशन होती है। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज टू मेक द एक्सप्रेशन ट्रू। शायद यहाँ पे आपको अपना हमारा पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, समझ ना आई हो, तो मैं आपको इजी वर्डिंग में बता देती हूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कोई भी कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी, उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ इन्वॉल्व होंगी, डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो उसका एट द एंड आंसर आएगा ना, वो हमारे पास ट्रू वैल्यूज़ पे होगा। इसका मीन ये नहीं है कि सारी की सारी ट्रू होंगी, एटलीस्ट वन वैल्यू भी हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना 8 टोटल रोज़ हैं, उन 8 रोज़ में से अगर एक पे भी ट्रू आ जाता है तो कंडीशन सेटिस्फाइबल है। बेशक बाकी के साथ फॉल्स आ रहे हैं, एक ट्रू, मिनिमम एक ट्रू हो या मैक्सिमम सारे के सारे ट्रू हों तो ये सेटिस्फाइबल कंडीशन होती है। अब पीछे आप देखें ना, तो आपने पीछे टोटोलॉजी कंटिजेंसी पढ़ी थी, तो उसमें अगर आपको याद हो तो टोटोलॉजी में सारे ट्रू हैं, वो भी सेटिस्फाइबल आएगी। या जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ ट्रू और फॉल्स आ रही हैं, वो भी हमारे पास सेटिस्फाइबल में आएगी। सिर्फ वो जिसमें ओवरऑल सारे फॉल्स हैं उसे हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास अनसेटिस्फाइबल है। सो इन शॉर्ट, अ प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज एट लीस्ट वन ट्रू रिजल्ट इन इट्स ट्रूथ टेबल। अगर आपको ये चीज़ मुश्किल लगती है तो सिंपली आप अ प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल इफ देयर इज एट लीस्ट वन ट्रू रिजल्ट इन इट्स ट्रूथ टेबल, ये इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी और मैं चेक करना चाह रही हूँ कि क्या ये सेटिस्फाइबल है या नहीं। इसे चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बनाया है। सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी बनेंगी, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं पी क्यू आर, 8 रोज़ बनेगी। हमें यहाँ पे पी क्यू और आर पहले 3 कॉलम्स में चाहिए। फिर यहाँ पे निगेशन ऑफ पी यूज़ हो रहा है, निगेशन ऑफ क्यू यूज़ हो रहा है, निगेशन ऑफ आर यूज़ हो रहा है, तो अगले 3 कॉलम्स हमारे पास इनकी निगेशंस के होंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट वाइज हम चलते जाएंगे, पहली ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट और तीसरी ब्रैकेट के अलग अलग कॉलम बन गए। फिर इन दो को इकट्ठा ले लिया और फिर इसका जो रिज़ल्ट आया उसका और इसका एंड यूज़ कर लिया, तो ओवरऑल हमारे पास ये नेट रिज़ल्ट आया।
इस नेट रिज़ल्ट में वैसे ट्रुथ टेबल पे मेरे ख्याल में दोबारा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक एक चीज़ दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रुथ टेबल आप काफ़ी अभी तक कर चुके हैं, खुद से भी बना चुके हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे किस तरह से आपने ये ट्रुथ टेबल लिया और किस तरह से आपने बनाया। सिर्फ नेट रिज़ल्ट जो हमारे पास आया है उसे हम डिस्कस करते हैं। टोटल 8 रोज़ में से 2 हमारे पास पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे वैल्यू ट्रू आ रही है, बाकी के 6 हमारे पास फॉल्स हैं। तो ये हमारे पास सेटिस्फाइबल है या अनसेटिस्फाइबल है। मैंने अभी आपको कहा था एटलीस्ट 1 ट्रू, और यहाँ तो फिर भी 2 ट्रू आ रहे हैं, तो बेटा ये सेटिस्फाइबल कंडीशन है। ये हमारे पास एक ऐसी कंपाउंड प्रीपोजिशन है जो सेटिस्फाइबल है। अगर इन केस यहाँ पे सारे फॉल्स आ जाते तो अनसेटिस्फाइबल होता। एक और असाइनमेंट, यहाँ पे आपने डिटरमाइन करना है कि ये 2 कंपाउंड प्रीपोजिशंस हैं ये सेटिस्फाइबल हैं या अनसेटिस्फाइबल हैं। ठीक है, आज के हमारे इस लेक्चर में हमने असाइनमेंट्स कुछ देखी हैं। पहली असाइनमेंट जिसमें आपने अपने ट्रू और फॉल्स वाले ट्रुथ टेबल्स को बिट में कन्वर्ट करना है। सेकंड, आपने इसमें क्या करना है, आपने नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो करने हैं। और थर्ड, आपने इन 2 जो लास्ट में हमने देखे कंपाउंड प्रीपोजिशंस चेक करना है ये सेटिस्फाइबल है या अनसेटिस्फाइबल है। आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा आप अभी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीक में देखेंगे, और उस पर फिर फर्दर नेक्स्ट टॉपिक हमने नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करना है। एक न्यू एरिया हमने स्टार्ट करना है, तो अपने माइंड्स को उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयार करके रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।